तो ये बात है 1910 की, जब फ्रांस के एक मार्सिले नाम के बंदरगाह पे एक मौरिया नाम का जहाज़ खड़ा था। जहाज़ में कुछ यांत्रिकी विफलताएं थी जिसकी वजह से इंजीनियर्स उसे दूर करने में लगे हुए थे। यात्री जहाज़ ठीक होने की राह देख रहे थे। सब जगह शांत वातावरण था, लेकिन एक युवा यात्री के मन में कुछ गणित आकार ले रहा था। शांत तो वह बैठ नहीं सकता था क्योंकि वह एक कैदी था, और वो भी अंग्रेज़ों का, और उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी था। उसके ऊपर नज़र रखने के लिए 2 पहरेदार नियुक्त किए गए थे। कैदी के अनुरोध पर वह पहरेदार उसे शौचालय तक लेके गए। शौचालय के दरवाजे पर एक छोटी सी खिड़की थी। कैदी अंदर घुसते ही अपना ओवरकोट निकालकर उस खिड़की पर रखता है। अगले ही पल कैदी वो जो शौचालय के अंदर जो पोर्ट होल होता है उसे तोड़कर उससे अपना शरीर निकालकर समंदर में छलांग लगा देता है, समंदर में कूद जाता है। लहरों पर काबू करते करते वह दीवार उल्लंघन कर फ्रांस की सीमा में भी पहुंच गया। शौचालय का नल जो था वो चालू था, पानी बाहर आने लगा। जो पहरेदार बाहर खड़े थे उन्हें शक हुआ। अंदर देखते ही उन्हें ऐसा पता चला कि कैदी तो है वो भाग गया है। वह पहरेदार एकदम से चिल्लाने लगे। जो जहाज़ का जो डेक था वहाँ जाकर कहने लगे कि पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो, कैदी भाग गया। सब जहाज़ में जो थी गड़बड़ होनी शुरू हो गई और वहाँ लोग पूछने लगे कि अरे कौन भाग गया, कौन भाग गया। तो पहरेदार ने बताया सावरकर, सावरकर, सावरकर भाग गया। जी हाँ दोस्तों, आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, स्वातंत्र्य ही जिनका हृदयगान था और स्वातंत्र्य ही जिनका आराध्य देव, ऐसे स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उनकी क्वालिटीज़ जो है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में मैं बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है करेज, यानी कि साहस। उस समय उनके बहुत से जो मित्र थे, क्रांतिकारी मित्र, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। मदन लाल धिंगरा जैसे जो क्रांतिकारक उनके मित्र थे वो भी शहीद हो चुके थे, और उनके जो भाई थे उनको भी जेल भेजा गया था। इसलिए तात्याराव घर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। विक्टोरिया स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया और देशद्रोह और अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। उनको पकड़ने के बाद सावरकर जी ने उनसे अनुरोध किया कि उनका जो केस है वह इंग्लैंड में ही चलना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी अधिकारियों ने वह संभव होने दिया नहीं। और क्योंकि अगर वह इंग्लैंड में कुछ बोलते तो फिर उनका जो स्पीच था वो सब जगह उनको प्रकाशित करना पड़ता पत्रकारों को। लेकिन अगर इंडिया में, भारत में लेके आते तो भारत ऐसा देश है कि वहाँ वो सब कुछ, उनका जो वक्तव्य है वो दबा सकते थे। और फिर जैसे मैंने बताया कि उनको मौर्या नाम के एक जहाज़ पे लेके आए भारत में जब लेके आ रहे थे तब उन्होंने उस जहाज़ से छलांग मारी। और आप सोचिए कि साहस क्या होता है। वो जो पोर्ट होल था, छोटा सा पोर्ट होल, उसे तोड़कर, उसका जो कांच था वो तोड़कर उसमें से अपना पूरा शरीर निकालना, और जो घाव उनके शरीर पे थे वो ही लेकर समंदर में छलांग मारना। और समंदर का पानी आपको तो पता है कैसा होता है, वो होता है सॉल्टी पानी। तो उसके साथ वो इतना जो अंतर है वो पार कर तैर कर उस फ्रांस की सीमा में पहुंच गए। और आप सोचिए किसी का पॉलिटिकल पर्सनैलिटी क्या होती है। मैडम, मतलब उन्होंने जब छलांग मारी तब वो ऐसे ही नहीं छलांग मारी, उन्होंने पहले मैडम कामा जो थे उनके और उनके मित्र सरदार सिंह राणा, उनको पहले ही उन्होंने बताया था कि मैं ऐसे टाइम पे आने वाला हूँ तो आप मुझे वहाँ ज़रूर लेने आना। लेकिन थोड़ा सा मतलब टाइम जो है वो उनका चूक गया। सावरकर जी वहाँ पर सीमा में पहुँचे और पहरेदारों ने उनको पकड़ा और पकड़ के जहाज़ में बिठाया, और जहाज़ चलने लगी उतने में ही मैडम कामा और सरदार सिंह राणा आए। आप अगर पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे उनकी, तो उसमें भी ये सब बताया गया है। तो आप सोचिए, फ्रांस ने यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा कि हमारा जो देश है वो देश है या धर्मशाला है। कोई भी आता है और हमारे देश से किसी को भी उठा के लेके जाता है, ये तो चलने वाला नहीं है। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बोला कि फ्रांस क्या चाहता है। तो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने बोला कि इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष को खड़े होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी सब राष्ट्राध्यक्ष के सामने।
तो आप सोचिए, नासिक जिले के एक छोटे से गांव का क्रांतिकारक, जिसके वजह से आज इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष को पूरे, जहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, वहां इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष को खड़े होकर माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सावरकर जी कारण थे। दूसरी जो उनकी क्वालिटी थी वो थी धर्म प्रेम और संस्कृति प्रेम। काला पानी की जब सावरकर जी सज़ा भुगत रहे थे, तब वहाँ हत्यारे भी थे और लुटेरे भी थे, लेकिन सबके साथ सावरकर जी एक जैसा ही बर्ताव करते थे और उन्हें भारत के बारे में बताना, भारत के इतिहास के बारे में बताना, या फिर अन्य जो चीज़ है जैसे विश्व की जो घटनाएं उनसे अवगत कराना, ऐसे सब कार्य सावरकर जेल में वहाँ पे करने लगे। सावरकर जी ने एक घटना ऐसी देखी कि वहाँ कोई अगर हिंदू मुसलमान व्यक्ति की थाली को अगर हाथ लगाता है तो खुद हिंदू ही उसको अपनी जात से या फिर अपने धर्म से बाहर निकाल देते थे, जो सावरकर जी को अमान्य था और उन्होंने उसको अस्वीकार किया। और ऐसे कई भी कैदी थे वो खुद मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो प्रथा थी वो पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, जो कन्वर्ट हुए थे उनको भी वापस हिंदू धर्म में लाया और सबको इकट्ठा करके देश के कार्य में लगा दिया। उन्होंने सबको समझाया कि अगर कोई हिंदू मुसलमान की थाली को हाथ लगाता है तो वो मुसलमान नहीं होता, लेकिन कोई हिंदू अगर मुसलमान की थाली को हाथ लगाता है तो खुद मुसलमान ही हिंदू हो जाता है। इतना तेज और इतना तपस्वी हमारा धर्म है। जब अन्य धर्मीय लोग अपनी अपनी प्रार्थना और परंपरा वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करते थे, तो सावरकर जी ने भी अपना स्तोत्र और प्रार्थना सभी कैदियों के बीच चालू की। इससे एक अलग ही वातावरण वहाँ अंडमान में तैयार हो गया था। जी सावरकर जी को अपनी संस्कृति पर भी बहुत ही प्रेम था। एक बार वो जब भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, तब हरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति जो था जहाज़ पर, वो उनका बहुत ही अच्छा मित्र बन गया। तो कुछ देर बाद हरनाम सिंह सावरकर जी से कहने लगा कि देखो यार, ये जो अंग्रेज़ लोग जो है ये मेरी जो पगड़ी है उस पर हंसते हैं, तो मैं ये निकाल दूं क्या? तो सावरकर जी ने बताया कि निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अंग्रेज़ जो थे वो पहले भारत में आए थे तो उन्हें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, तब तो हम लोग भी धोती पहनते थे। तो वहाँ से जब वो यहाँ आए तो उन्होंने धोती पहननी कभी शुरू नहीं किए, तो हम क्यों अपनी पगड़ी निकाले? अगर इसके समर्थन के लिए उन्होंने सब जो मित्र थे वहाँ जहाज पे उनको बुलाया, इकट्ठा किया, और दूसरे दिन हरनाम सिंह के समर्थन के लिए वो सब जो मित्र थे वो सभी ने पगड़ी पहनकर जहाज पर मतलब एक एकत्रीकरण किया, जिसमें सब अंग्रेज उसको देखते रह गए। तीसरी जो क्वालिटी सावरकर जी की थी वो थी इक्वालिटी, समानता। वो समानता में ही बिलीव करते थे। उनका ऐसा कहना था कि अस्पृश्यता जो है वो हिंदू समाज को लगा हुआ एक कलंक है, वह एक शाप है, और इसी भेदभाव के कारण ही हिंदू धर्मीय अन्य धर्म में चले जाते हैं। तो इसके ऊपर काम करने का सावरकर जी ने निर्णय लिया। उन्होंने रत्नागिरी स्थित जो विट्ठल मंदिर था वहाँ पे सभी अस्पृश्यों के लिए वह उन्होंने खुला कर दिया, और पतित पावन मंदिर की भी स्थापना उन्होंने रत्नागिरी में की। शंकराचार्य जो थे उनके ही हाथों से उन्होंने उसका शुभारंभ किया। इतने में सावरकर जी रुके नहीं। उन्होंने स्कूल में जाकर शिक्षकों से अनुरोध किया कि कोई अस्पृश्यों की लाइन अलग और सवर्ण की लाइन अलग, ये जो भेदभाव है वह अभी के अभी उन्होंने नष्ट करना चाहिए। ऐसे शिक्षक में उन्होंने जाके जन जागृति की और सभी एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाए। ऐसे बहुत से कार्यक्रम भी वहाँ सावरकर जी ने लिए थे। सबको एक धारा में लाने का प्रयत्न जो है वो सावरकर जी ने किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको बहुत अच्छी कथा सुनाने वाला हूँ, तो ये रही वो कथा। सावरकर जी की पूरी फैमिली ही साहसी थी। अब आप सोचिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी भाभी जी और उनकी पत्नी का इस फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान है। नासिक के कलेक्टर ने नासिक के पुलिस अधिकारी को पूछा कि बॉम्ब नासिक में आए और नासिक से बॉम्ब बंगाल तक कैसे पहुँचे। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जो ज़बानी दी है वो बहुत ही अच्छी है। जब नासिक में बॉम्ब आए तभी सावरकर जी की पत्नी और उनकी भाभी जी को गर्भावस्था में देखा गया, और वह अपने वो जो बॉम्ब है
वो लेकर गुजरात तक गई। अब वो गुजरात तक कैसे गई, आप सोचिए कि वो जो बॉम्ब है उन्होंने पेट को अंदर से बांधा था वो बॉम्ब, और वो लेके वो गुजरात तक चली गई रेलगाड़ी में। और उनके मतलब प्रेग्नेंट थी और चेकिंग के ऑर्डर्स भी नहीं थे, इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, और उनके पीछे पीछे वो गुजरात तक चले गए। और गुजरात के जो लेडीज़ वेटिंग रूम में गुजरात के क्रांतिकारियों की पत्नियां वहाँ पे आई थी, और फिर कलेक्टर ने पूछा कि ठीक है आगे क्या हुआ। तो उनका पुलिस इंस्पेक्टर का जवाब बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि देवकी का जो पुत्र था वो यशोदा के पास गया। मतलब आप सोचिए कि अंदर पेट को बॉम्ब बांधकर नासिक से गुजरात सूरत में जाना, और वहाँ वो बॉम्ब डिलीवर अलग मतलब क्रांतिकारियों की पत्नियों को देना, और वहाँ से फिर वह बॉम्ब पश्चिम बंगाल तक जाना। और 1908 में जो पहला बॉम्ब स्फोट हुआ, खुदीराम बोस जी ने जो किया, वही वह बॉम्ब था। आप सोचिए उसका परिणाम क्या हुआ। जो छोटा भाई था उनको जेल में भेजा गया, जो बड़ा भाई था उनको 25 साल के लिए अंडमान भेजा गया, और सावरकर जी के नाम पे वारंट निकला, और उनके जो घर था वो जब्त किया गया, बर्तन तक जब्त किए, बैंक अकाउंट जो है सील किया, उनकी खेती भी जब्त की गई, सब कुछ सील किया गया, और उनकी पत्नी और भाभी को घर से बाहर निकलना पड़ा। और जो भी उनको अगर अपने घर में लेगा, उनकी पत्नी और भाभी को, या फिर उनके परिवार के कौन से भी मेंबर को, तो उसका भी घर जो है वो लीलाव को निकाला जाएगा। तो ऐसा सब उनके साथ हुआ, और फिर वह अपने मायके गई, मायके भी नहीं रह सकती थी। तो इसके वजह से उनको अपना जो गौशाला जो थी मायके के पास, वो गौशाला में उन्होंने 5 से 6 साल उन्होंने वहाँ पे निकाले। आप सोचिए गौशाला में 5-6 साल उन्होंने निकाले, और बर्तन ही नहीं, खाएंगे कैसे। तो सावरकर जी की जो पत्नी है वह स्मरण लिखती है कि हम कपड़े से नीचे का जो मतलब प्लेस होता है वो साफ़ करते थे, और घर के लोग वहाँ आके अपना खाना जो है वो डालते थे। और ऐसे उन्होंने आप सोचिए 5-6 साल वहाँ गौशाला में निकाले। सोचिए इतना त्याग सावरकर जी के पूरे फैमिली ने किया है, फिर भी दिल्ली का जो तिरंगा समारंभ है वो तो छोड़िए, लेकिन मुंबई के तिरंगा समारंभ में भी उनको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। उनके जो मतलब उनका जो जीवन चरित्र है उसको पढ़िए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत से जो कंसेप्ट है और क्लियर होंगी। सावरकर जी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती है, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनकी लिखी हुई किताब है और दूसरों ने भी लिखी हुई किताब है। ऐसे बहुत से स्वातंत्र जो संग्राम था उस मतलब उस काल के जो बहुत से पुस्तकें आप पढ़िए, और आपको सच में पता चलेगा कि स्वातंत्र्य में कितने लोगों का योगदान है। स्वतंत्र किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है हमें, उसे बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है, पूरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप सावरकर जी का जो मूवी है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।